हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। यहाँ से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बाकी रखा था इलेक्शन कैंपेन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये लेक्चर में, और ये जो है वो आपको हर चीज में काम लगेगा। भविष्य में आप बिजनेस करेंगे उसमें भी काम लगेगा। तो समझिए, इलेक्शन कैंपेन, कैंपेन का मतलब क्या होता है। तो इलेक्शन कैंपेन मीन्स प्रमोशन of the policies, offer and promises that the candidates makes to voters to fulfill. कैंपेन मींस मार्केटिंग करना, ऐड करना अपनी पार्टी की, ललचाना जिससे हम उसी पार्टी को वोट दे। तो उसके लिए पार्टियां क्या करती है, वो बोलती है कि भाई अगर हम गादी पे आ गए तो आपके लिए ये करेंगे ना वो करेंगे, लो रेट में लोन देंगे, सब्सिडी देंगे, फ्री एजुकेशन करेंगे, स्टूडेंट्स को हम टैबलेट गिफ्ट देंगे। ये सब कुछ ना कुछ वो उनकी लालच रहती है। टैक्स कम करेंगे, बिजनेसमैन को ऐसी लालच देंगे हम टैक्स कम कर देंगे। तो उसे बोलते हैं प्रमोशन। अभी जो 21st सेंचुरी है और जो अभी टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसमें कैंपेनिंग के थोड़े रास्ते बदल गए हैं। थोड़े नहीं, बहुत बदल गए हैं। पहले कैसे कैंपेनिंग होती थी, रैलियां निकालते थे। हालांकि रैलियां आज भी निकालते हैं। फिर पेपर में बड़े बड़े पूरे पेज पे ऐड छापते हैं पार्टी अपनी अपनी पॉलिसीज और ऑफर्स की। फिर घर घर जाके भी कैंपेनिंग करते हैं। घर घर जाके टीवी में ऐड देते थे। वो आज भी, ये सभी रास्ते आज भी चालू है जो बता रहा हूँ। लेकिन कुछ नए रास्ते से भी कैंपेनिंग हो रहा है। अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, गूगल गूगल यूट्यूब, उन सब रास्तों से भी अभी कैंपेनिंग पार्टियां करती है। क्योंकि जो एक एजुकेटेड मास है, एंड्रॉइड यूजर मास है, वो ऑनलाइन इन सब चीजों में लगा रहता है, फेसबुक एक्सेट्रा में। तो उससे भी वो अपना कैंपेन करके अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा के वोट्स लेने की ट्राई करती है। सो आप कुछ भी करो, आप इलेक्शन में खड़े रहो या बिजनेस करो, आपको कैंपेनिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग तो करनी ही पड़ती है। If they are elected in this way, voters can decide the candidate to vote for. They vote for the candidate whose policies they like. जैसे मैंने आपको कहा कि जिससे वोटर्स को पता चले कि 4 पार्टियां हैं, 4 अलग अलग ऑफर दे रही है कि हम गादी में आएंगे तो ये करेंगे, किसको वोट देना है हमें। In our country, election campaigning takes place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. इलेक्शन वापस देखते हैं। इन आवर कंट्री इलेक्शन कैंपेनिंग टेक्स प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। इलेक्शन कैंपेन जो है हमारे देश में, इसमें थोड़ा लोचा है ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो फाइनल लिस्ट कैंडिडेट का डिक्लेयर होता है और जो पोलिंग डेट होती है उसके बीच के 2 week के लिए कैंपेनिंग होता है। लेकिन अभी तो एक्चुअली ऐसा नहीं, बहुत महीने पहले से ये लोग लग जाते हैं। During this period, the candidates contact their electorate, political leaders, address election meeting, and political parties mobilize their supporters. इस पीरियड में जो कैंडिडेट्स होता है वो अपने इलेक्टोरेट यानी जो अपने इलाके के जो वोटर्स हैं उनको कांटेक्ट करता है, मतलब किसी भी तरह से पर्सनली मिलता है। पॉलिटिकल लीडर से इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करता है, इलेक्शन मीटिंग लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब इलेक्शन आता है ना, तो कुछ कुछ जगह पे भाजपा, कांग्रेस अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ जाती है, दुकान जैसा कोई ले लेती है टेम्पररी, और वहां पर रात को मीटिंग वीटिंग ये सब चलती रहती है। This is also the period when print media and television news are full of election related stories and debates. जैसे मैंने कहा कि ये यही पीरियड है इलेक्शन के पहले का, जब प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पे आपको इलेक्शन की ही खबरें दिखती है। The election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. हाँ, इसमें वापस ये बात आ गई पीछे से कि ये 2 week के लिए ही प्रमोशन होता है, ऐसा नहीं है। शायद इलेक्शन कमीशन 2 week देता होगा कि 2 week में प्रमोशन आप करो, लेकिन ये लोग चालू कर देते हैं महीनों पहले से, कम 6 महीने पहले से चालू कर देते हैं। They prepare their election manifestos
In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी एक छोटी सी किताब ऐसा मानो जिसमें पार्टी ने अपनी जो पॉलिसीज वो लाने वाली है गादी पे आने के बाद उसके बारे में दिया है कि हम गादी में आएंगे तो क्या क्या लाएंगे, कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे, उसके बारे में किताब जैसा बनाती है वो। इसको बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टोस। उसको वो लोग इलेक्शन के पहले रिलीज करते हैं और लोगों में बांटते हैं, पेपर में भी छाप देते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि इसकी पॉलिसी हमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जैसे कि भाजपा ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि जम्मू कश्मीर वाला इश्यू हम सॉल्व करेंगे, उन्होंने सॉल्व कर दिया। फिर राम मंदिर वाला इश्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस दी जाती है। दे वांट टू attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. उस तरह से वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं वोट लेने के लिए। स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्टिंग है ये। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश में तो अपने स्लोगन बनाते हैं। जैसे कि हमारा इजी लर्निंग सेंटर है तो हमारा पंच लाइन है लर्निंग इज इजी। तो ऐसे LIC का है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ऐसा पार्टियों का भी होता है। जस्ट लाइक भाजपा का लास्ट इलेक्शन में रहा था सबका साथ सबका विकास। तो ऐसा पीछे जो पार्टी हो गई उन्होंने भी कोई ना कोई, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा स्लोगन दिया हुआ था। तो वो स्लोगन के बारे में है। तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जब कैंपेनिंग कर रही थी कांग्रेस में से और वो आने वाली थी तब उसने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, यानी वो आएंगे तो गरीबी हटाएंगे। इससे वो रिप्रेजेंट होता है रिमूव पॉवर्टी। हालांकि गरीबी तो हटी उनके आने से, लेकिन उनकी फैमिली की हटी, देश की तो गरीबी बढ़ती ही रही। 1971 में ये स्लोगन दिया था, ओके, गरीबी हटाओ। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। पार्टी ने ये प्रॉमिस दी थी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको वापस उसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिससे देश की पॉवर्टी दूर हो जाए। नेक्स्ट, सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। समझिए, जैसे ही इंदिरा गांधी 71 में आई और जीत गई, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई थी 74 के आसपास करीब। उसमें बहुत दंगा फसाद हुआ था, सिख लोग उसमें बहुत सारे मर गए थे। इवन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी पूरे देश में। इससे डेमोक्रेसी को खतरा है ऐसा लगा। तो डेमोक्रेसी के बचाने के लिए कुछ लीडर्स सामने आए अपोजिशन वाले। उसमें एक है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अडवाणी जी, और ये मोदी जी भी थे उनके अंडर में तब, लेकिन मेन थे अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी, और कोई तीसरे भी थे, एक नाम याद नहीं है मुझे अभी। तो उन लोगों ने अपनी एक पार्टी बना दी डेमोक्रेसी बचाने के लिए, जनता पार्टी। और उन्होंने स्लोगन दिया था 77 में, सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बचाओ। क्योंकि ये डिक्टेटर जैसा काम ये लोग करने लगे थे इंदिरा गांधी के लीडरशिप में। सो ऐसा स्लोगन इन्होंने दिया कि आप हमें लाओ, हम डेमोक्रेसी बचाएंगे 77 में, ओके। और ये जनता पार्टी का नाम पीछे से हो गया भारतीय जनता पार्टी, और अभी हम उसको शॉर्ट में जानते हैं बीजेपी के नाम से, जो मोदी लोगों की है, ओके। The party promised to undo the excess committed during emergency. Excess is committed during the emergency and restore civil liberties. तो जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी तब आई थिंक जो मीडिया होता है उसके ऊपर भी सेंसरशिप डाली गई थी। इट मींस कि न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले अपने हिसाब से कुछ छाप नहीं सकते जब तक उसको चेक ना कर ले गवर्नमेंट। तो ऐसी कुछ फ्रीडम हमारी चली गई थी, वो फ्रीडम रिस्टोर करने की प्रॉमिस जनता पार्टी ने दी। The left front used the slogan of land to the tillers in the West Bengal Assembly elections held in 1977. अभी एक द लेफ्ट फ्रंट करके एक पार्टी है, उनका स्लोगन है। ये सब स्लोगन आप कौन से स्लोगन कौन सी पार्टी के है आप याद रखना, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
लैंड टू द टीलर, खेड़े तेनी जमीन गुजराती में किया, तो ऐसा लेफ्ट फ्रंट ने स्लोगन दिया था इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। समझो पहले के जमाने में क्या होता था, साहूकारवाद चलता था, जमींदार जो होते थे, जमींदार, जमीन के बड़े बड़े मालिक, मतलब उनके 200-500 बीघा जमीन गांव की उनकी है ऐसा, और वो अपने अंडर में खेदूत लोगों को काम करने के लिए रखते थे, तो फार्मिंग करते थे खेदूत, और सब जो कमाता था जमींदार कमाता था, मालिक वो रहता था। तो और जो खेत मजूर है उनकी तो पूरी जिंदगी गरीबी में सड़ के ही मर जाती थी। इसलिए इसके सॉल्यूशन में ये लेफ्ट फ्रंट पार्टी ने दिया कि जो खेड़ रहा है जमीन, जैसे कि कोई आदमी 50 साल से खेड़ रहा है, उसके डैडी खेड़ रहे थे, अभी ये खेड़ रहा है, तो भी जमीन उसकी नहीं हुई, वो मजूरी काम ही कर रहा है वहां पर। लेकिन अगर हम आएंगे तो जो भी खेती कर रहा है कुछ सालों से कोई जमीन पे, तो जमीन अभी उसकी कर देंगे हम लोग, मालिक की नहीं रहेगी। तो इसलिए लैंड टू द टीलर करके स्लोगन दिया था उन लोगों ने। प्रोटेस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस was the slogan used by N.T. Rama Rao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983। ओके, ये एनटी रामा राव करके थे, तेलुगु देसाम पार्टी आंध्र प्रदेश में। 83 में उन्होंने ये स्लोगन दिया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। याद रखना। तो यार बहुत ही आसान है। कांग्रेस इंदिरा गांधी का रिमूव पॉवर्टी, जनता पार्टी सेव डेमोक्रेसी, लेफ्ट फ्रंट LL लैंड टू द टीलर्स, एंड एनटी राम राव तेलुगु पार्टी का, तेलुगु देशम पार्टी का प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। बहुत इजी है चारों चार। कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉस, कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर चीज में, जैसे कि क्रिकेट के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसे इलेक्शन के भी है। तो वो कौन से है, 3 मार्क्स में आएगा। ओके, बराबर समझ लीजिए। टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन देयर आर सम इलेक्शन लॉस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। समझिए, इलेक्शन कैंपेनिंग हम कर रहे हैं हमारी पार्टी का, लेकिन माप में रहना पड़ता है, लिमिट में। इलीगल काम उसमें नहीं कर सकते। कौन से नहीं कर सकते, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर उसको तोड़ा हमने तो हम, ये क्राइम माना जाएगा। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट कौन से है वो यहाँ दिए है, और वो ये कोड ऑफ कंडक्ट मैंने बोला 3 मार्क्स में आता है। तो ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब वोट पाने के लिए हम किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। वो 200-200, 400-400 रुपए लेके वोट खरीदते हैं ना झुपड़पट्टियों में, ऐसा आपने कभी सुना होगा आसपास, तो या टीवी में मूवी में आता है ऐसा सीन, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, टीवी में आपने दूसरा एक सीन देखा होगा पुराना मूवी में, कि गुंडे आके वो कुछ बस्तियों को भड़काते, धमकाते हैं, अगर आपकी बस्ती ने हमें वोट नहीं दिया और हमारा नेता नहीं जीता तो हम ये बस्ती को जला देंगे, ऐसा करके धमकी देते थे और वोट लेते थे। तो ऐसा नहीं कर सकते, इट्स इलीगल। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजियन, किसी भी समाज को या पब्लिक को धर्म के नाम पे या कास्ट के नाम पे वोट देने के लिए नहीं बोल सकते। बाय एग्जाम्पल, अगर जैसे कि मैं जैन हूँ, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा रहा तो मैं जैन कम्युनिटी को ऐसा नहीं कह सकता ओपनली कि मैं जैन हूँ, आपको जैन को ही वोट देना है, ऐसा करके रिलीजन के नाम पे मैं वोट नहीं ले सकता। तो इट्स इलीगल। ओके, और समाज के नाम पे भी नहीं ले सकता। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन के कैंपेनिंग में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझिए, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा रहने वाला हूँ, ओके, तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दुकान होगी तो मेरी प्रॉपर्टी, लेकिन गवर्नमेंट की स्कूलें, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, ये मामलेदार ऑफिस, ये सब जो होती है, फिर गवर्नमेंट की कॉलेजेस, नगर पालिका, ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। फिर उनको जो कार मिलती है सब ऑफिसरों को, वो कार, फिर ऐसे ट्रैक्टर वैक्टर ये सब होते हैं इनके पास, तो वो सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो मेरे इलेक्शन के कैंपेनिंग में मैं उस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो पब्लिक की सर्विस के लिए है, हमारे कैंपेनिंग के लिए नहीं है। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कंस्टिट्यूएंसी फॉर लोक सभा इलेक्शन और 10 लाख इन कंस्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन। समझिए, असेंबली इलेक्शन पहले समझते हैं, यानी गुजरात स्टेट लेवल का इलेक्शन जो होता है, तो उसमें एक कंस्टिट्यूएंसी में, यानी हमारे यहाँ जो कंस्टिट्यूएंसी है बारडोली और आसपास के गांव और दूसरे बहुत बड़ा इलाका है थोड़ा, उसमें अभी तो फिलहाल हमारे जो एमएलए है वो है ईश्वर भाई परमार। ओके, तो ईश्वर भाई परमार मान लीजिए कि इलेक्शन में खड़े हुए
और कैंपेनिंग का खर्चा कर रहे हैं तो उसकी लिमिट है, वो 10 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते, लिमिट है, उसके ज्यादा करेंगे तो क्राइम माना जाएगा। अभी हमारा जो एमपी का ये पूरा कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा का, तो प्रभु भाई वसावा हमारे एमपी है इस इलाके के, और बड़ा इलाका है उनके अंडर में कि एमपी है, उसमें अगर वो खड़े इलेक्शन में, तो इलेक्शन कैंपेनिंग में 25 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं कर सकते। ओके, लेकिन आपको होगा कि ये लोग तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं, ऑन पेपर इतनी बताते हैं, उड़ाते बहुत है, सब सेटिंग चलता है हमारे यहाँ देश में। If any party or candidate is found practicing any of the above, their election can be rejected by the court even after they have won the election. अगर इसमें से किसी चीज को हमने किया तो वो क्राइम माना जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसका जो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। If any party or candidate is found practicing any of the above, their election can be rejected by the court even after they have won the election. अगर ये लोग इलेक्शन जीत भी जाते हैं फिर भी कोर्ट उनके इलेक्शन को कैंसिल मान सकती है, कैंसिल कर सकती है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaign. लॉ के हिसाब से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमारा जो एक कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो सबको एक्सेप्टेड है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी कैन और कैंडिडेट कैन, अभी दूसरे भी कुछ है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। धार्मिक जगहों का इलेक्शन के प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बाय एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई मंदिर है, उस मंदिर में बहुत सारी भीड़ आती रहती है, तो ऐसा नहीं कि वहां के जो स्पीकर होते हैं उस पे हमारी पार्टी की गुणगान गाने वाले गाने रख दिए, या वहां कोई मिनिस्टर खड़ा रह गया माइक लेके और सबको प्रमोट करने लगा कि वो हमारी पार्टी को वोट देना। तो उस मंदिर का, आश्रमों का, ऐसी धार्मिक जगहों का इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए यानी प्रचार के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी 3 मार्क्स में आता है, ओके, बराबर समझ लीजिए। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, ये तो आ गया है, ऑलरेडी रिपीट हुआ। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। समझिए काम का है। अगर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई तो आई थिंक होती है मेरे ख्याल से 2-3 महीने के आसपास, 2-3 महीने बाकी होते हैं तब हो जाती है कि ये तारीख को ये जगह पे इलेक्शन है, ओके, डेट के साथ। तो जैसे ही अनाउंस हो गया इलेक्शन, वैसे ही कोई जो मिनिस्टर ऑलरेडी गादी पे बैठा है, जैसे कि अभी भाजपा पार्टी बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कोई नया प्रोजेक्ट का फाउंडेशन नहीं रख सकते। मतलब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हम यहाँ पर डैम बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट चालू नहीं कर सकते। डेट डिक्लेयर यानी सभी काम का स्टॉप हो जाएगा गवर्नमेंट का। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। कोई बड़ी पॉलिसी, जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी, ये सब कुछ ना कुछ लाते रहते हैं ना, वो उस समय में नहीं ला सकते एक बार इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाने के बाद। मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, और कोई बड़ी प्रॉमिस भी नहीं कर सकती जो करंट रूल कर रही है गवर्नमेंट वो, ओके, क्योंकि उनके हाथ में तो होता है। तो ये क्यों मना बोला है समझ जाइए। इलेक्शन के 15 दिन महीने पहले जानबूझ के ऐसे प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे जिससे उनको वोट मिले, लोग इंप्रेस हो उनसे, तो उसका दुरुपयोग ना हो इस अथॉरिटी का, इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं, सोच के बनाए हैं। ओके, अभी ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तो इसको मैं कुछ फोटो के जरिए, इमेजेस के जरिए आपको समझाऊंगा। पोलिंग, पोलिंग बूथ किसको बोलते हैं? On the day when the voters cast or poll their vote is called an election day. जिस दिन वोटर्स वोट देने के लिए जाते हैं उसको इलेक्शन डे बोलते हैं। Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth and cast his or her vote through a secret ballot. Okay, अभी यहाँ से हम फोटो से समझने की ट्राई करते हैं। समझिए, आपके मम्मी पापा वोट देने के लिए जाते होंगे, ओके, तो पहले मैं आपको ये पोलिंग बूथ समझाता हूँ। ये पोलिंग बूथ है,
तो मम्मी पापा आपके स्कूल में या कॉलेज में जहाँ नजदीक में सेंटर होगा वहां जाते होंगे, उनका नंबर आता होगा वहां। तो स्कूल ली है ऐसा मानो कोई, और उस स्कूल में 20 रूम ली है, 20 क्लास ली है, तो 20 पोलिंग बूथ वहां पर है। तो एक क्लास को एक पोलिंग बूथ बनाया, और वहां पर कुछ इस तरह का सेटिंग होता है। तो 1 2 3 4 5 5 कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं, ये पूरे पोलिंग बूथ को, एक क्लास को, एक पोलिंग बूथ को संभालने के लिए। किस तरह से सेटअप होता है, ये पहली जो होती है वो इलेक्टोरल रोल, जो हमने देखा ना वोटर्स लिस्ट, उसमें जो कैंडिडेट आएगा उसका नाम ढूंढेगी कि भाई तुम्हारा नाम हमारी लिस्ट में है कि नहीं, तभी यहाँ वोट दे सकते हैं। दूसरी जो होगी वो इंक लगाएगी और एंट्री करेगी सॉरी। तीसरी जो है वो इंक लगाएगी, ऐसे लाइन में चलता है। फिर चौथी जो होते हैं यहाँ पर, चौथा जो होता है कैंडिडेट, वो एक बटन आता है वो दबाएंगे। यहाँ पर ईवीएम मशीन होता है जिससे हमें वोट देना है, लेकिन उसका कंट्रोल यहाँ जो फोर्थ बैठा है ना उसके पास होता है। और जो दूसरे एक ऑफिसर होते हैं 5वां नंबर के, जो इन सब प्रोसेस पे वॉच रखते हैं। उनको कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना है, उनको वॉच रखना है, और कुछ पेपर वर्क रहते हैं। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको बोलते हैं, जो मेन ये पोलिंग बूथ का जो हेड होता है, इंचार्ज होता है, इट्स अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। समझ गए? तो अभी मशीन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर वापस इसके ऊपर आएंगे। तो ये मशीन को समझिए, ये जो मशीन है इसके बटन है ये सब, इसको ईवीएम मशीन बोलते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमारा इलाका है, तो हमारे यहाँ भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी और दूसरी कुछ अपक्ष वपक्ष है, ऐसी 4-5 पार्टियां लड़ती है। तो यहाँ भाजपा का सिंबल होगा, यहाँ कांग्रेस का स्टिकर लगाया होगा, यहाँ लगाते हैं। और हमें जिसको वोट देना है, ये बटन है, तो वो बटन दबा देना है। जैसे कि ये भाजपा का है और भाजपा को वोट देना है ऐसा मानो, पहले नंबर पे नाम है, तो यहाँ किसका नाम होगा? हमारे यहाँ ईश्वर भाई खड़े रहते हैं तो ईश्वर भाई का होगा, और प्रभु भाई रहते हैं एमपी में तो उनका होगा। तो और यहाँ भाजपा का जो सिंबल है ना कमल, वो होगा लोटस। तो ये पहला बटन हमें दबा देना है। फिर दूसरी भी पार्टी है, उसके सिंबल यहाँ पर लगे होंगे, तो उस हिसाब से हमें उसके सामने का बटन दबा देना है। यहाँ लाइट चालू होगी और टू करके आवाज आएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि ओके हमारा वोट पड़ गया। अभी ये मशीन को समझिए, जो मैंने बोला ना ये चौथी कैंडिडेट, उसके पास ये मशीन रहता है। ये वायर यहाँ पर शॉर्ट दिया है पर लेकिन इतना शॉर्ट नहीं होता, बहुत लंबा होता है ये मशीन में एक बटन होता है यहाँ पर। जब तक वो ऑफिसर ये बटन दबाता नहीं तब तक ये बटन काम नहीं करते। जैसे कि हम बैठे ऐसा मानो, कोई यहाँ पर वोट देने के लिए ये बॉक्स में गया, तो ये जो बटन वाला मशीन है ना वो यहाँ होता है, ये बॉक्स में छुप के। क्यों? जिससे हमने किसको वोट दिया कोई देख ना पाए, क्योंकि वोटिंग इज अ सीक्रेट अफेयर। ओके, और ये जो मशीन है ये कंट्रोल रखने वाला, वो यहाँ ये जो फोर्थ कैंडिडेट है ना इसके पास होगा। देखिए ये वायर है ना, देखिए वायर यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। ये जो ऑफिसर होंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये बटन एक बार दबाएंगे ना, तो ये एक बार के लिए ये मशीन एक्टिवेट होता है। उसके बाद जो वोट देने गया है उसमें से एक बटन दबा के वोट दे सकता है। अगर एक बार उसने दबा दिया तो घड़ी घड़ी 4 बार दबा के इसमें वोट नहीं दे सकता है, वो एक ही बार एक्टिवेट होता है। फिर वापस यहाँ अगर ये अप्रूव करेगी वापस एक बार, तो वापस दूसरी बार दबा सकते हैं, लेकिन ऐसे अप्रूव करेंगे नहीं। ओके, फिर दूसरा आएगा तब वापस इसको दबा देंगे। तो ये कंट्रोल करता है इस मशीन को। समझ गए? ये पूरे सेटअप को बोलते हैं ईवीएम मशीन। तो पहले के समय में तो एक बॉक्स रहता था इसमें कार्टून जैसा, उसमें चिट्ठी में स्टैम्प मारते थे, भाजपा कांग्रेस किसको देना है वो स्टैम्प मार के फिर फोल्ड करके डाल देते थे। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया अभी तो सब। समझ गए? तो ये पूरा पोलिंग बूथ है, इस तरह से कुछ मशीन का सेटअप है जो हमने बताया आपको। और इस तरह से ये जो ऑफिसर्स होते हैं सब वो बैठते हैं। अभी इसमें स्टाफ में किसको लेते हैं? तो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, उनको ये काम में लगाते हैं। प्राइवेट वालों को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है, मतलब डिपार्टमेंट होते हैं, मामलेदार, एलआईसी, ये सब जितने भी, उनको भी काम में ये लोग लगा देते हैं। मतलब सभी गवर्नमेंट स्टाफ को ये लोग काम में लगाते हैं अलग अलग, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये मैनेजमेंट होता है और बहुत जबरदस्त लोड होता है, बहुत सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। ये पोलिंग बूथ के बाहर एक पुलिस भी होती है या मिलिट्री का एक पर्सन खड़ा होगा सेफ्टी के लिए। कोई गुंडागिरी करने के लिए या कोई दादागिरी करे तो ये पोलिंग बूथ का वो प्रोटेक्शन करेगा। तो ऐसे हर क्लास के बाहर और स्कूल के बाहर गेट पे भी मिलिट्री मैन रखते हैं लोग, आर्मी वाले या पुलिस रखते हैं। तो समझ गए? बहुत मतलब
आपके पेरेंट्स अगर वोटिंग देने के लिए जाए तो आप साथ में जा सकते हो, अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन देखने के लिए जाओ अभी चांस मिले तो। और 18 के बाद आपको तो वोट देने के लिए भी जाना है। ओके, अभी इस थ्योरी को समझने में आसानी रहेगी। अभी ईवीएम मशीन जो मैंने बताया आपको, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं उसको। चलो, ये बात तो सब हो गई है। काउंटिंग ऑफ वॉट्स। अभी वॉट का काउंटिंग कैसे होता है, तो अभी वापस हम इमेजेस के जरिए ही समझेंगे। तो इसका है ना, ये वोटिंग देने का टाइम होता है, जैसे सुबह 8 बजे चालू होगा, तो 5 बजे या 6 बजे की लिमिट देते हैं, पेपर में आ जाता है एडवांस में। तब तक सबको वोट दे देना है। मान लीजिए कि 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे तक ही एंट्री होगी, 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाने देते ये लोग। बाहर स्कूल का गेट बंद कर देंगे 6 बजे। जो अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं उनको चांस दे देंगे, लेकिन नए एंट्री नहीं हो पाएगी। ओके, सो उसके बाद इन लोगों को जो थोड़े बचे होंगे 5-10 बाहर, उनके वोट लेके फिर ये मशीन के वायर सब निकाल देने हैं। इसमें कुछ प्रोसीजर होती है, वो सब करके फिर इसके बैग दिए होते हैं प्लास्टिक के, उसमें ये दोनों मशीन जो होते हैं वो पैक कर देने एकदम सेफली। दूसरा कि इसमें से 2 ऑफिसर जो होते हैं प्रिसाइडिंग और उसके अंडर में मेन होते हैं, उनको ये दोनों मशीन लेके रेडी रहना पड़ता है। उसके बाद एक बस आती है स्कूल के बाहर उनको लेने के लिए। वो बस, उसका एक सेंटर होता है मशीन रखने का, जैसे कि हमारे यहाँ कामरेज स्कूल है, कामरेज के स्कूल है, वहाँ सेंटर बनाते हैं। तो ये मशीन वहाँ जमा करने के लिए जाना है। कुछ बुक्स होती है, इलेक्ट्रोल रोल, ये सब जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सब वहाँ जमा कर देना है। और लंबी लाइन लगती है वहां जमा करने में, मतलब 7 बजे जाएंगे तो नंबर लगने में 1-1, 2-2, 3-3 भी बज जाते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है। तो सब चीजें ठीक होती है तब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे पास। और फिर कामरेज की जो हमारी स्कूल है वहां पर ये मशीनें रहती है। अगर लगे कहीं और मूव करने का तो वो कहीं और मूव करके, रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट होती है तब तक उसको संभालना पड़ता है। तो वो स्कूल जहाँ ये मशीन पड़ी होगी बहुत सारी, उसके आसपास मिलिट्री सेफ्टी होती है, कवर करते हैं, जिससे कोई आके मशीन में कुछ करना जाए, किसी की एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतनी सिक्योरिटी होती है। और जैसे कि जिस दिन वोटिंग हुआ इसके 1 महीने बाद काउंटिंग है, तो उस तारीख को वापस उसका ऐसा ही एक स्टाफ होता है जो आता है और इस मशीन में देखना चालू करता है कि भाजपा को कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने मिले, अपक्ष को कितने मिले, आम आदमी पार्टी को कितने मिले। ऐसी हजारों मशीन होती है जिसमें वोट पड़े होते हैं, वो सबका टोटल करके फिर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ऐसे पूरे देश में पोलिंग बूथ पे ऐसा चलता है, जो सेंटर होते हैं वहां से। और उससे हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी को वोट ज्यादा मिले। ओके, तो इस तरह से पूरा इलेक्शन का सिस्टम होता है। बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट है, इलेक्शन कमीशन बहुत ही बढ़िया काम करता है। मुझे लगा था पहली बार तो कि गवर्नमेंट का काम है तो गवर्नमेंट जैसा ही होगा जब मैं गया था एक बार ड्यूटी में, लेकिन बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट इलेक्शन कमीशन करती है। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको समझ लेते हैं हम लोग। इलेक्टोरेट, if refers to the entire body of people who are qualified to vote in the elections for the legislatures or local bodies. इलेक्टोरेट मीन्स के हमारा जो पूरा इलाका है उसमें कितने लोग वोट देने लायक है, वो सब लोग। प्रिंट मीडिया मीन्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर है, जिस प्रिंट से जो न्यूज़ एडवर्टाइज होती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, वीकली पेपर आता है, मैगजीन आती है, वो सब। इलेक्शन मैनिफेस्टो मैंने बताया, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शन कंटेनिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टी, ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है आगे। और कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ नॉर्म्स, guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during election time। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने समझ ली है, वापस एक बार देख लिया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काम का है जनरल नॉलेज के लिए आपके ये लेक्चर पूरा। अगर कुछ समझने में कंफ्यूजन रहा हो तो वापस एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं आता, नहीं, बेसिक जनरल नॉलेज की चीजें है, एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ये आपका, लेकिन आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस इसका ज्यादा है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं वो एक डायलॉग मारते हैं कि भणेला पण गणेला नहीं।
सो ऐसी जनरल नॉलेज की चीजें आपको आनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको। पोलिंग बूथ किसको बोलते हैं, फिर इलेक्शन मैनिफेस्टो किसको बोलते हैं, ये सब कॉमन चीजें हैं जनरल नॉलेज की, सीख लीजिए बराबर। ओके ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अरे दूसरे एक कुछ टर्म्स रह गए, रुकिए ये सीख लेते हैं। पोलिंग बूथ, a makeshift place where people go to cast their votes on the election day. Secret ballot, system of casting one's vote in secrecy, so the choices of the voter remain a secret and is not known to others. सीक्रेट बैलेट जो मशीन जिसपे अलग अलग पार्टी के स्टिकर और बटन लगे हैं, हमें दबाना है, और 3 जगह से वो कवर होता है पूरा बॉक्स, 3 जगह से एक बॉक्स रख के मतलब कवर करते हैं, जिससे हमने किसको वोट दिया पता ना चले, इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट। और इलेक्शन कमीशन, the entire process of election in our country is conducted and controlled and supervised by an independent body called the election commission. पूरी जो हमारी इलेक्शन की प्रोसेस है वो जो कंडक्ट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है, वो जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, और वो इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं होता, कोई प्राइम मिनिस्टर की भी चलती नहीं, क्योंकि उसके उन लोगों के अंडर में ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन कमिश्नर करके आता है, वो ये इलेक्शन कमीशन को चलाता है, इसीलिए ये बहुत ठीक से चल रहा है। अगर ये मिनिस्टर के अंदर में आता ना तो इसमें भी जोल ही चलता जैसे सब डिपार्टमेंट में चलता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए चाय पी के सो जाइए।